नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज बात होगी कौन सच्चा कौन झूठे की। दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासत में इन दिनों विकास परियोजनाओं को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। अब सवाल इसमें यह उठता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन सबके अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं। लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी में चल रही है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक बड़ा खास मेहमानों का हमारे साथ पैनल जुड़ेगा। अगले एक घंटे करेंगे इसी विषय पर चर्चा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई अब सच्चे झूठे पर आ गई है। प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक दल और उसके नेता खुद को सच्चा और दूसरों को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। सभी की अपनी दलील है। कानपुर में मेट्रो के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2 साल से भी कम वक्त में इस परियोजना को पूरा कर लिया गया है। ये मेट्रो का कार्य याद करिए, 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था और 2 वर्ष 2 महीने में इस कार्य को पूरा होना था। लेकिन 2 वर्ष से 2 दिन पहले ही 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था और उसके बाद भौतिक कार्य के बाद इसकी क्लियरेंस लेने में जो समय लगा, आज उसके साथ ही मेट्रो का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। इधर उन्नाव में अपनी रथ यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका शिलान्यास किया गया और योगी सरकार को इसे बनाने में 4 साल से अधिक का वक्त लग गया। ये मेट्रो पहले बनकर के तैयार हो जाती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नाकाम और अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने समय लगा करके इतना समय लगाया कि आज 4.5 साल हो गए, तब जाकर के पूरा हुआ। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। वहीं कानपुर में मेट्रो के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वो लोग भ्रष्टाचार का जो इत्र छीने हैं उसका भी क्रेडिट लेंगे। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। विकास, भ्रष्टाचार और बयान, मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में यही कुछ चल रहा है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इसका फैसला या तो कानून को करना है या फिर जनता को। बस आप देखते रहिए और चुनाव का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो होड़ सी मची हुई है क्योंकि अगले साल चुनाव है और उससे पहले हर पार्टी ये चाहती है कि जनता के बीच में वो जाएं और तमाम जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाएं। लेकिन जिस तरह से उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं उसमें एक होड़ और लग गई है, वो है क्रेडिट लेने की होड़। ऐसे में सवाल ये कि कौन सच्चा और कौन झूठा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बड़ा पैनल खास मेहमानों का हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी से। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत विनय सिंह जी आप ही से मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जब कानपुर पहुंचे थे तो निशाना आपकी सरकार पर था। उन्होंने सवाल पूछा कि भाई आप क्रेडिट बहुत लेते हैं, हर चीज का आप क्रेडिट लेते हैं। जब भी उद्घाटन शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी किसी चीज का करती है तो सवाल पूछा उन्होंने कि यूपी में भ्रष्टाचार के जो इत्र के छींटे पड़े हैं, इस पर कोई क्रेडिट लेगा या नहीं लेगा, इस पर चुप्पी क्यों है? देखिए शंकर पंत जी, जब प्रधानमंत्री इस पद पर बैठे हुए वो झूठ बोलने लगे तो अब उसके आगे क्या कहा जा सकता है। पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पम्मी जैन जो कि कुछ दूरी पे घर है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। ये लोग जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अभी मेट्रो जो कानपुर के मेट्रो की बात कर रहे हैं, शिलान्यास किसने किया था? मुरली मनोहर जोशी जी भी उसमें मौजूद थे, वेंकैया नायडू जी भी मौजूद थे जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास किया था। ये झूठ बोलते हैं, यह सिर्फ झूठ बोलने की एक फैक्ट्री है। अब यह जनता झूठ को समझ चुकी है। आज जब देख रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सभाओं में जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, इनकी हालत खराब हो चुकी है। आपने देखा है इनकी देवरिया में, इनकी सलेमपुर में माननीय गृह मंत्री जी की रैली कैंसिल कर दी गई क्योंकि लोग नहीं पहुंच पाए। फिर वहां पर कहा गया कि वो क्या कहते हैं, मौर्य जी पहुंचेंगे। मौर्य जी ने कहा वो मेरे लायक भी भीड़ नहीं है। इतनी भीड़ भी नहीं इकट्ठा हो रही है। लोग इनको दिनों में सुनने के लिए तैयार नहीं है। रात की बात तो छोड़ दीजिए, उस ठिठुरन की रात में, उस जाड़े की रात में भारतीय जनता पार्टी जैसे बहुरूपिया को कोई सुनना चाहेगा? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश ने दंश झेला है 4.5-5 साल के समय में, बेरोजगारी का, महंगाई का, और जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, जिस तरह से थार चढ़ा करके अन्नदाताओं को मारा गया, इस तरह के सत्ता संरक्षित माफिया आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं जो कि इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिन दहाड़े या थार चढ़ा करके हत्या कर रहे हैं। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब चंद्रमोहन शर्मा जी नहीं दिया, और माफ कीजिए, मेरे सवाल का जवाब विनय सिंह जी आपने नहीं दिया। मैंने सवाल जो पूछा था वो ये था कि भ्रष्टाचार के इत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया कि आप लोग बार बार क्रेडिट लेते हैं, आज चुप क्यों हैं? बोलिए इस पर भी आप लोग। तो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले, मना कहां किया है? वह इत्र का कारोबारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्यों नहीं क्रेडिट लेने के लिए? जो फैक्ट्री उन्होंने चालू किया था उसको क्यों नहीं क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहे हैं? हम तो क्रेडिट लेने के लिए तैयार है जो हमने किया है। आज कानपुर मेट्रो का जो शिलान्यास हुआ है, आपने देखा है किस तरीके इसका क्रेडिट नहीं लेंगे योगी होकर के, किस तरह जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है भ्रष्टाचार के इत्र का, वो कह रहे हैं कि लीजिए क्रेडिट, आगे आइए, चुप क्यों हैं आप लोग? तो लीजिए ना, ले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आखिर यह बताएं कि वो कहां से आया पैसा? नोटबंदी के बाद इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास कहां से आया? मिश्रा जी को डिबेट में जोड़ लेता हूं, जवाब दीजिए आर.के. मिश्रा जी। शंकर जी, यहाँ पर जिस तरह से विनय जी अपने बात को रख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि 2017 से पहले जो कार्य इन्होंने किए हैं उसको अगर गिनाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन भाजपा को कोसने में ही ये लगा रखे हैं, तो पता नहीं जनता इनको कहां तक समझ पाएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, एडिट है क्या? ये फोटो एडिट है मिश्रा जी? वेंकैया नायडू, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे लोग मौजूद है क्या? अरे तो बन गया तो स्वागत करिए ना विनय सिंह जी। अब प्रदेश की जनता के लिए तो काम हुआ है ना, बिल्कुल बोलिए अच्छा काम हुआ है। स्वागत कर रहे हैं। बोलिए बीजेपी ने उद्घाटन किया तो अच्छा किया, जनता को समर्पित किया मेट्रो जो पिछले कई सालों से लंबित पड़ी थी। थोड़ा दिल बड़ा करिए ना विनय सिंह जी। बोलिए आर.के. मिश्रा जी। तो 2.5 साल में बन के तैयार होता, और लखनऊ का भी मेट्रो का विस्तार हो गया होता। शंकर जी, जब हम बात करते हैं समग्र विकास की, तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपने आप को प्रतिस्थापित किया है, खास करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो बिल्कुल देखने लायक है। और हर एक राज्य को इससे बड़ा उदाहरण कोई प्रस्तुत नहीं हो सकता।
जहां तक समग्र विकास की बात है, मैं प्रदेश की ही बात नहीं करूंगा। आज केंद्र सरकार ने जो एक दिन पहले आपने देखा जो कि हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ का परियोजनाओं का जिस तरह से वहां पर उद्घाटन हुआ है, वहां भी अरे उन्होंने उत्तर तोहफा दिया प्रदेश है। के बारे में लेकिन बताइए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल बाद में चलेंगे, पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश में क्या आपके पास कुछ है नहीं क्या बताने के लिए? शंकर जी पहले विनय जी को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद नहीं, बोलिए मिश्रा जी, आप वो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए सर, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाना मुझे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब समग्र विकास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि और प्रदेशों में भी जिस तरह से केंद्र सरकार मिलकर के और राज्य सरकार मिलकर के काम को आगे बढ़ा रही है, निश्चित तौर पर जो पिछले सरकार जो विपक्षी है उनको इस तरह से इनको उदाहरण के तौर पर इनको लेना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं जिस तरह से यहाँ पर कानपुर मेट्रो अरे उदाहरण तो बताइए, उदाहरण कानपुर तो मेट्रो बताइए, किसको लें? विनय आपकी जी झूठ सुनने की की कोशिश पाठशाला कर, को नहीं लेंगे ना हम। अरे विनय जी आपने सुनने जो की दर्श कोशिश दिया करिए। उत्तर प्रदेश को वो नहीं शंकर जी लेंगे ऐसे ना। डिबेट करेंगे क्या? ऐसे डिबेट करेंगे क्या? सुन लीजिए विनय जी। हाँ, मैं बोलिए। कह रहा हूँ कानपुर संक्षेप में मेट्रो आके मिश्रा जी, हाँ, जल्दी से। कानपुर को जिस तरह से अपडेट किया गया और मेट्रो की सौगात दी गई है, खास करके उसके बाद आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी प्रधानमंत्री जी का वहां पर संबोधन था। निश्चित तौर पर समग्र विकास की जब बात करते हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, विपक्षी कितना भी प्रहार कर ले, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी अगर हमने विकास के पथ के ऊपर में आगे बढ़ने की अगर हमने कोशिश की है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी को भी डिबेट में जोड़ लेते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप क्या कहेंगे सर? ये क्रेडिट लेने की जो होड़ मची हुई है उत्तर प्रदेश में, कोई ये कहता कि भी हमने शुरुआत की थी, फीता इन्होंने काट दिया। अभी ये तमाम पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन से लेकर तमाम ऐसी उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं जो शुरू हुई हैं, उसके बाद तो ऐसा लगा कि भैया शुरुआत हमने की थी, फीता इन्होंने काटा। कुल मिलाकर मेरा सवाल यह है चंद्रमोहन जी कि समर्पित तो जनता के लिए हुआ ना, क्या नेताओं को इस सोच से बाहर निकलना नहीं चाहिए क्या? आखिर विकास का मॉडल लेकर ही तो चुनाव में जाते हैं ना नेता। अगर वो पूरा हो रहा है तो उससे समस्या क्या होनी चाहिए फिर? जी अगर वो पूरा हुआ होता तो आपको फिर आज डिबेट नहीं करनी पड़ती, आप उसके तथ्यों को सामने रखते और भाजपा के प्रवक्ता से उसको बुलवाते और भाजपा का प्रवक्ता उससे तथ्य रखता। देखिए इतिहास गवाह है, 2014 का एक दौर आया था जिसके अंदर बहुत ऊंची ऊंची बातें करी गई थी। देश के शीर्ष नेतृत्व के व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर 2017 में एक इतिहास रचा गया जिसके अंदर और बड़ी बड़ी बातें करी गई। आज देश की कतार के ऊपर खड़ा है और आज 2014 और 17 के बाद 2021 का मामला है। 2021 के मामले के ऊपर देश का इकोनॉमिक का जो रहा है उस पर बात क्यों नहीं हो रही? आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी के पेपर लीक हो रहे हैं उस पर बात क्यों नहीं हो रही? जो देश के अंदर युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, उसके ऊपर क्यों नहीं एक कक्ष लिखा जाता? उस पर देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? उस पर देश के उत्तर प्रदेश के मंत्री क्यों नहीं बोले? आज जो अगर मेट्रो के ऊपर बैठकर देश को सुराग दी, उत्तर प्रदेश को सुराग दी, वो दी अच्छी है, उसको मैं अच्छा को गलत नहीं किया, क्योंकि देश के अंदर सरकारें विकास कहीं जाती है और विकास कभी सरकार का कर्म होता है, लेकिन उस विकास के कर्म के साथ कुछ और दायित्व भी होते हैं, वो दायित्व होते हैं उन जनमानस की। चले लौट रहा हूं आपके पास, जिनको माल जान और माल का नुकसान होता है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी को जोड़ लेते हैं डिबेट में। लाशों की जिम्मेवारी किसकी है? आज ओमिक्रॉन के अंदर आने के बाद प्रचंड रूप लेने जा रहा है, उसके अंदर जिस लेते जवाब चंद्रमोहन जी, मिश्रा जी से जवाब लेंगे। आपने बहुत सवाल उठाए हैं, मैं डिबेट में डॉक्टर सुनील कौशिक जी को जोड़ लेता हूं। सुनील जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे राजनीति को उत्तर प्रदेश में? इस वक्त जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर हम तमाम ऐसी योजनाएं देख रहे हैं, फीता काट दिया, होड़ मची हुई है कि भैया शुरुआत हमने की थी, उन्होंने क्यों इसका उद्घाटन कर दिया। क्या आपने इससे पहले इस तरह से देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में माहौल को कि क्रेडिट लेने की होड़ हर नेता के मन में इस वक्त चल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बाकी पार्टियां हो? भाई मुद्दों की बात करनी चाहिए ना सबसे पहले। और दूसरा सवाल यह है डॉक्टर सुनील कौशिक कि अगर योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है तो उसमें क्या सबको स्वागत नहीं करना चाहिए उसका? देखो पंत साहब, ये विकासपद प्रक्रिया है और ये समझना पड़ेगा कि कुछ काम एक सरकार छोड़ जाती है तो दूसरी सरकार पूरा करती है जी। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने ही सारे कार्यक्रम किए होंगे, सारे विकास किए होंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम काम थे तो उनकी सरकार रहते हुए छूटे, वो समाजवादी पार्टी ने पूरे किए और समाजवादी पार्टी ने छोड़े वो भाजपा पूरे कर रही है।
और भाजपा जो छोड़ेगी जी। वो अगली सरकार में जो सत्ता में आएगा वो पूरा करेगा। और मुझे लगता है कि जब 2017 में चुनाव हुआ और अखिलेश जी ने जितना भी विकास इस प्रदेश का किया, उस पर एक बार इलेक्शन हो गया। ठीक। इनका था काम बोलता है, एक इनका मुद्दा था काम बोलता है, उस पर चर्चा हो गई और इस प्रदेश की जनता ने मुझे लगता है कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया, माना नहीं उस बात को लेकर। तो मैं बस थोड़ा सा पत्रकार होने के नाते समाजवादी पार्टी को सुझाव दूंगा, यदि वो मानने लायक होंगे तो मानेंगे, नहीं कोई बात ही नहीं है, कि कम से कम जो बीजेपी कर रही है उनकी समीक्षा तो कर ले। मुझे लगता है कि जिन चीजों का वो काम लेने का जो वो छोड़ गई है, उसका श्रेय लेने का जो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, जब उस पर इलेक्शन हो गया तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कहती कि ये मेट्रो रेल और आगे 10 किलोमीटर तक जाती तो इसका प्रभाव और ज्यादा पड़ता। इन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ दिया, इस क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लेते तो विकास कुछ और होता। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहां लोग छूटे हैं, उनका भी जिक्र कर देते कि इसमें ये कमी रह गई है। विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। ऐसी बात नहीं है कि सरकार जो कुछ कर रही होती है वो सब कुछ सही हो रहा होता है, लेकिन विपक्ष यदि उसको आईना दिखाने का काम करेगा तो मुझे लगता है जनता उसको समझने का प्रयास करेगी। जो बात सच है वो सच है। आप रैलियों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ भी कहें, जनता सब समझदार है। विनय जी, लेकिन यदि आप उस पर सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है वो जनता नहीं समझेगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस प्रदेश में जहां इस सरकार को घेरा जा सकता है और बहुत अच्छे से घेरा जा सकता है। उन मुद्दों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को जनता से कनेक्ट होने की आवश्यकता है। और जिस दिन मुझे लगता है कि ये विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल जनता से कनेक्ट हो जाएंगे, तब मुझे लगता है कि सरकार को घेरने की सार्थकता होगी। ठीक है विनय सिंह जी, जवाब दीजिए। सुझाव भी विपक्ष देता है और आपको तो सुझाव देने चाहिए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने कही है कि भाई ठीक है, काम हुआ है तो आप उसमें सुझाव दीजिए कि और कैसे बेहतर हो सकता है। इस तरह से आप कह देंगे कि भैया क्रेडिट हमें देना चाहिए, शुरुआत हमने की थी, फीता आपने काट दिया, तो इससे क्या भला होगा जनता का? विनय जी, पंत जी, बात मुद्दों पे होनी चाहिए ना सर। अगर जनता के मुद्दों को कोई भी सरकार हल कर रही हो, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार सत्ता में हो, तो स्वागत नहीं करना चाहिए क्या उसका? बात बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, बात ये नहीं है। हाँ। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2.5 साल में इसको पूरा किए हैं, तो झूठ बोला जनता से। 2.5 साल में यह जब समाजवादी सरकार थी तब उसका शिलान्यास हो चुका था। इन्होंने कहीं ना कहीं देरी किया है, काम में कहीं ना कहीं इन्होंने देरी किया है। जनता के साथ ये विश्वासघात करते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर इसको कायदे से शुरू किया गया होता तो सही नियत समय पे पूरा हुआ होता। लखनऊ में एक लाइन और चल रही होती जिस पर कोई काम नहीं किया, वो भी समाजवादी पार्टी ने जो पूरा किया था उसका भी क्रेडिट लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आपने क्रेडिट की जो बात की है, याद करिए आप पुलवामा का। पुलवामा में जो शहीद हुए थे, पूरा देश गमगीन था। जब प्रधानमंत्री जी खड़ा होकर के कहते हैं पुलवामा के शहीदों के नाम हमें वोट दीजिए, तब किस तरह की अनुभूति होती है देश के लोगों को। नहीं, ये कब कहा प्रधानमंत्री ने? ये कब कहा प्रधानमंत्री ने? विनय सिंह जी, क्या बात कर रहे हैं आप? ये कब कहा? ये बयान तो मैंने नहीं सुना। उदाहरण आप पेश कर रहे हैं, किस तरह का उदाहरण आप पेश करते हैं? ये लाइन कहाँ कही कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दीजिए? तो ऐसे बिल्कुल नहीं, बिना तथ्य के बात मत करिए। मेरे संज्ञान में तो ये बयान नहीं आया। बिना तथ्य के बात मत करिए। नहीं, शहीदों के बारे में कम से कम विनय सिंह जी गंभीरता रखिए थोड़ा सा। कल हमने कहा था नहीं, देश के बारे में, देश के शहीदों के बारे में इस तरह की बयानबाजी नहीं। शहीदों का अपमान कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। शहीदों का अपमान कर रहे हैं, बिना तथ्य के बात मत करिए। के नाम पर जो स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय खड़ा होकर के उन्होंने कहा था, क्यों नहीं कहा था? और रही बात अब क्रेडिट की, तो हम क्रेडिट लेना नहीं, हमारा विजन रहा है। हमारा विजन रहा है उत्तर प्रदेश को विकास का एक विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश। अरे नकार दिया ना सर आपको 2017 में जनता ने। विनय सिंह जी, अगर आपने 5 साल विकास किया होता तो जनता आपको सराखों पर बिठाती और जिताती, सत्ता बनवाती। नहीं हुआ ना ऐसा सर? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है कि जनता ने नकार दिया था। हाँ। देखिए, एक समय होता है, ये बहुरूपिया पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसने पैर रखा, उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से लोगों को छला, लोगों को जो है जाति और धर्म में बांट करके जिस तरीके मिश्रा जी जवाब दीजिए, फिर चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा मैं। उत्तर प्रदेश की जनता फिर समझ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता फिर समझ गई है और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में तैयार है।
शंकर जी, 2022 में तैयार है, यहाँ आपने पर देखा है जिस मुझे- तरह का जन सैलाब, आप शंकर जी, इनको डॉक्टर दिन में लोग सुनील सुनने कौशिक वाले जी नहीं का है, जिस तरह से रात में विश्लेषण जिस था, तरीके बहुत का अच्छा जन सैलाब विश्लेषण उमड़ रहा, था। मैं ये उनको बता रहा साधुवाद देता कि हूं। जनता का आक्रोश मैं आज सड़क डॉक्टर पर आ सुनील चुका है। कौशिक जी को जनता साधुवाद आज ये देता चुनाव हूं कोई पार्टी नहीं और लड़ रही है, उन्होंने बहुत यह अच्छा विश्लेषण जनता किया चुनाव है, लड़ रही बहुत है। अच्छा जनता विश्लेषण खुद किया सड़क है। पर आकर के लेकिन मैं भारतीय आपको जनता बता पार्टी देता की हूं, सरकार मैं से आपको चुनाव लड़ रही बताता है। हूं, जो कब हमने पुलवामा के शहीदों के नाम पर हमने वोट मांगे थे, विनय सिंह जी को यहाँ पर माफी मांगना चाहिए। बिना तथ्य के बात करते हैं ये। जहां तक बात है समग्र विकास की, अगर भाजपा ने उसके ऊपर मैं कदम बढ़ा दिया है, आप हमारी कमी गिनाइए। गिनाने के लिए कोई विपक्ष होता ही है आईना दिखाने के लिए। अभी डॉक्टर सुनील कौशिक जी कह रहे थे, बहुत अच्छी तरह बात कह रहे, बहुत अच्छा बात कह रहे थे, और विपक्ष होता भी है आईना दिखाने के लिए, और उसको हम लोगों को बिल्कुल आत्मसात करना चाहिए। लेकिन इस तरह के किस बात का माफी मांगा इतनी है? चुनौतियां, क्या उस समय वो इतनी खड़े होकर चुनौतियों के क्या उन्होंने बावजूद देश जहां से पर जब जहां पर पुलवामा हम में ये उत्तर कांड प्रदेश हुआ को था, उसके सशक्त बाद करने खड़ा की होकर बात के करते वोट नहीं हैं, मांगा था। जहां पर हम उत्तर प्रदेश को सशक्त करने की उसको बात अब क्या करते कहा हैं, जाएगा? इनके उसको समय किस में तरीके से कहा जाएगा? समय में माफियाओं को सशक्त किया जाता था, इनके समय में माफियाओं को सशक्त किया जाता, भ्रष्टाचारियों को सशक्त किया जाता था। अब हमें ये यहाँ पर चैनलों पर बैठ करके हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए समझने की जरूरत है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है, इस तरह की बातें न करें। हमने कभी भी पूरी तरह से समझ चुकी है, हमने कभी भी कि आप देश को बेचना चाहते हैं, देश की आस्था को बेचना चाहते हैं, देश की भावनाओं को बेचना चाहते हैं, देश की संस्कृति को बेचना चाहते हैं, देश की सभ्यता को बेचना चाहते हैं। आप हमने विकास की बात की देश और हम की विकास एक करते रहेंगे। आप हमारे पास कितनी भी चुनौतियां प्रस्तुत करें, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने विकास वाला। मिश्रा जी, इसलिए आपने किया ही कहा मैं है। बताता हूं आपको, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज आप देख लीजिए, कल आपने 2-3 दिन विकास पहले किया ही कहा है। मैं आपको आप बताता अगर हूं, बात करते हैं अभी भी कोरोना टीकाकरण में सबसे उत्तम प्रदेश अभी भी उत्तर प्रदेश है। तो इस आप चीज को बता दीजिए, मानिए, क्या पहला कोरोना प्रदेश है, काल में पहले ऑक्सीजन की वजह स्थान से पर है, मृत्यु हुई कि पहले नहीं हुई? स्थान पर है, आपकी पहले स्थान सरकार पर है। कहती है कोई इस चीज मृत्यु को- नहीं हुई। आप अरे, बताइए कोरोना काल में अभी भी ऑक्सीजन की कोरोना वजह से कोई टीकाकरण में मृत्यु हुई सबसे कि नहीं? आप पहले नंबर पर बताइए, है। आप हमारे बताइए पास जनता को, चुनौतियां प्रस्तुत आप करिए, जनता को आप बताइए। भ्रष्टाचारियों का साथ दें, कोरोना आप काल में माफियाओं को साथ ऑक्सीजन की दें, वजह लेकिन से इससे कोई फर्क नहीं मृत्यु पड़ने हुई वाला। कि नहीं हुई? हमने अगर आप विकास की जनता बात को की है, बताइए। हमने अपने आप मैनिफेस्टो जनता में को अगर बताइए। विकास की बात की है, आप तो जनता- केवल विकास आप करते अपनी रहेंगे। चैनल पर इसके लिए आप बताइए जितना कि चुनौतियां कोरोना प्रस्तुत काल करना में चाहें ऑक्सीजन करते की वजह रहिए। से कोई मृत्यु हुई कि नहीं? चले ठीक है, मुझे आप मुझे झूठ बोलते हैं आप लोग। ठीक है सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है और तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुद्दा वही है, कौन सच्चा कौन झूठा। आर के मिश्रा जी हैं, चंद्रमोहन जी है, विनय जी है, डॉक्टर सुनील कौशिक है, चारों मेहमान एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले विनय सिंह जी को थोड़ा सा बुरा ये लग रहा था कि भाई योजनाओं की शुरुआत तो हम करते हैं लेकिन फीता भारतीय जनता पार्टी काट देती है, उनको इस बात से आपत्ति है। आपको भी दुख हो रहा कि भाई समाजवादी पार्टी ने जो काम शुरू किए उसका फीता भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, क्रेडिट ले लिया, क्योंकि आप तो सहयोगी रहे ना? देखिए, बिल्कुल दुख नहीं हो रहा, मैं तो हर्षित हो रहा हूँ। हाँ। खुश हो रहा हूँ। खुश इस बात से हो रहा हूँ पंत जी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और डबल इंजन की सरकार होने के बाद जब कोरोना की महामारी मरी तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और लाशें तैरने लग गई, और उसका आंकड़ा नहीं था इस सरकार के पास। और अगर जेएनयू के अंदर रात्रि में इस्तेमाल होने वाली चीज का आंकड़ा पूछा जाए इनके मंत्री संत्री और प्रवक्ताओं से, तो लिस्ट ला के दिखा देते हैं कितना आंकड़ा इस्तेमाल होता है। तो इसमें हर्षित हो रहा हूं। अब ये आती है कि इन्होंने 2017 के बाद पंत जी क्या बांटा उत्तर प्रदेश के अंदर डरा और कट्टरता, और क्या दिया, हीनता और गरीबी, और क्या चीज पैदा करी, उन्माव, हाथरस, लखीमपुर, और लखीमपुर के अंदर नरसंहार करने वाले मंत्री को अपने साथ टेबल पर बिठाया। ये विरासत है, ये विकास है जो उत्तर प्रदेश में 17 के बाद मिली है, और निडरता के साथ मिली है कि भाजपा में आ जाओ, किसी गंगा में नहाओ। भाजपा के आने के बाद आप जैसे एक कहावत आती है कि पाप करो हरिद्वार में नहाओ, तो अब राजनीति में कहावत बन गई है कि गलत काम करो और भाजपा ज्वाइन कर लो। उसका उदाहरण आप कहाँ लेंगे? महाराष्ट्र ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए,
अब उत्तर प्रदेश ले लीजिए, तो राजनीति के अंदर 2014 के बाद 2017 के अंदर जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन में तो हमारे मधुरभाषी मिश्रा जी जैसे लोग तो वहीं रह गए, लेकिन उस गंगा में बहने वाले लोग जो थे वो अलग चले गए। तो परिवर्तन की डोर के अंदर विकास अगर बड़ा होता तो देश के जनमानस में हर आदमी तारीफ करता है। विकास तो हुआ कहाँ? अगर विकास हुआ होता तो देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री 2.5 साल पहले उसको बयां करते, चंद महीने में बयां नहीं करते। तो ये उत्तर प्रदेश में ये समझाइए चंद्रमोहन शर्मा जी, जो लगातार हम पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेके कई ऐसी सौगातें उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, आज भी मेट्रो की सौगात दी, ये विकास में नहीं आता है? देखिए, कोई भी परियोजना, कोई सरकार जब अपने पीरियड ईयर को खत्म कर रही हो, वो विकास में नहीं आता। विकास की परिडोरी के अंदर पंजी वो चीज आती है जो 5 सालों के अंदर उन्होंने करी हो। क्या आप जब सरकार में 2017 में आए थे, बेरोजगारी खत्म करने की बात करी थी? आज बेरोजगारी का डाटा सरकार दे सकती है। शिक्षा के ऊपर सरकार ने क्या डेवलपमेंट करी, उसका उत्तर प्रदेश सरकार दे सकती है। पेपर लीक का डाटा दे सकती है 11 बार, और हमारे मुख्यमंत्री देखते रह गए। महिला सुरक्षा के अंदर कितना उत्पीड़न हुआ, कितने महिलाओं के साथ असामाजिक तत्वों ने अनैतिक कार्य करा, उसका डाटा दे सकते हैं। कितना गुंडागर्दी बढ़ी, उसका डाटा दे सकते हैं, डेटा एक कितना दे सकते हैं। ठोकों की नीति का और अपने प्रशासन और तंत्र के थ्रू, बल प्रयोग के थ्रू 700 किसानों का नरसंहार करने के बाद मंत्री को अपने साथ बिठाने का। देखिए, आज विषय क्या था? आपने एक राजनीति की परिपाटी बदली थी। देश 2014 के बाद भाजपा की तरफ एक नजर लगा के दिखा था, जो भाजपा ने नारा लगाया था कि हम राजनीति को स्वच्छंद और निष्पक्षता के साथ देश की धरोहर की ओर सौंपेंगे। तो 70 साल की विरासतों को आपने बेचने में 7.5 लगा दिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर चंद महीने रह गए इलेक्शन के अंदर, अभी तक आपने कोई डाटा निकाल के नहीं दिखाया कि हमने बुनकरों के लिए ये किया, देश के व्यापारी उत्तर प्रदेश के लिए ये करा, शिक्षक के लिए ये करा। 60,000 80,000 शिक्षक बैठे हैं जिनका कुछ नहीं हुआ, और 70 विधानसभाओं में पंत जी कुपोषण की महामारी इतनी बड़ी हुई है, ठीक है, उसका लाखों में तादाद है। उसका जवाब मेरे मिश्रा जी दे दें। आगे मिश्रा जी जवाब दीजिए सर। शंकर जी, यहाँ पर मुझे सुनील जी का बहुत अच्छा मुझे विश्लेषण लगा कि कोई भी सरकार जब पीछे अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वहाँ पर जिस परियोजना को उन्होंने छोड़ा उसको समाजवादी पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने छोड़ा उसको भाजपा कर रही है। हाँ। लेकिन इस प्रशासन में इस 4.5 साल के अंदर में जिस परियोजनाओं का हमने शुरुआत किया, हमने उसका उद्घाटन भी किया, ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, ये नहीं बताया क्या क्या किया। इस परियोजना का आपने शुरुआत किया, उद्घाटन के नाम नीति आयोग ने कहा है उत्तर प्रदेश लगाकर ये कहा था कि सरकार से अपनी मैं बोल तो रहा हूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो 17%, 2017 से पहले 17% था, उसको हमने 4.5% के पास आया। बदल देंगे। निवेश की बात करें तो निवेश आपने देखा होगा जो कि जीएसडीपी स्टेट का जो है वो तीसरे स्थान पर था, तीसरे स्थान पर आया, तो शायद अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो जहां तक हमने अगर नीति अपनाई जीरो टॉलरेंस की, तो आपने देखा ही है जो कि आज पीयूष जैन के घर पे 257 करोड़ के आसपास का नया तरीका बना लिया। तो ये 2017 से पहले होता था। माफियाओं का जिस तरह से आतंक था, माफियाओं ने जिस तरह से सरकारी संपत्ति के ऊपर में अवैध कब्जा करके 2000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने जब्त करी थी। आज इस सरकार ने उस संपत्ति को जब्त किया और गरीबों के लिए उसके ऊपर में आवास का काम किया जा रहा है। ये कहते हैं विकास। जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं, जब हम जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल हब की बात करते हैं, तो ये सरकार उसके ऊपर में आपने देखा जो कि मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, तो ये सरकार ने दिखाया उस चीज के, इसके ऊपर में दमखम दिखाया। आपकी तरह नहीं जो कि जिस तरह से माफियाओं का एक भी दंगे गिना दीजिए 4.5 साल के अंदर में किसी कहीं पे भी दंगा हुआ हो, लेकिन आप वो चीज नहीं देख सकते हैं। फर्क तो साफ है। फर्क विनय जी हम क्या कहेंगे, फर्क तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं बता रहा हूं इसलिए 2017 से पहले किस तरह से भ्रष्टाचारियों, किस तरह से माफियाओं, किस तरह से आतंकियों का राजनीतिक संगठन होता था,
वो इस सरकार में आपको नजर नहीं आएगी, वो इस सरकार में नजर नहीं आएगी। और जब हम डबल इंजन की बात करते हैं, जब हम डबल इंजन की बात करते हैं तो आप देखेंगे लेकिन जब माननीय राष्ट्रीय कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको एक तरह का विकास नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश अभी सभी प्रदेशों में सबसे उत्तम 24 करोड़ जनता का प्रदेश, और ये प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्रफल और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, वो विकास आज कितना भी चुनौतियां प्रस्तुत करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और देश और प्रदेश सशक्त हो रहा है। ठीक है, जनता देख रही है। हाँ, जनता देख रही है। चलिए ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी। पंत जी, हाँ। पंत जी एक सेकेंड। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, ठीक, तो आपने देखा था वहां की कितनी जनता थी। लेकिन जब उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचते हैं तो एक जनसैलाब उमड़ जाता है, क्योंकि वो वहीं की जनता थी। वह जानती है कि इसका काम किसने शुरू किया है। ये लोग बहुरुपिया लोग हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे सैनिकों के शौर्य का भी क्रेडिट लेते हैं वो लोग। ठीक है, लौट रहा हूं। क्या जानेंगे। चंद्रमोहन जी मैं आ रहा हूं, पहले सुनील कौशिक जी के पास में जाऊं, फिर लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या लगता है आपको विपक्ष कहां पर चूक रहा है? क्योंकि मुद्दे तो हैं प्रदेश में, क्या मुद्दे विपक्ष उठा नहीं पा रहा है, या लीडरशिप की कमी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस में सिर्फ हमें प्रियंका गांधी के अलावा कोई सक्रियता उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं की नजर नहीं आ रही है। चंद्रमोहन जी ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को। मायावती की अभी एंट्री नहीं हुई है चुनाव में, वो भी मामला ठंडा पड़ा हुआ है। बीजेपी हर दिन जिस तरह से चुनावी मोड में पूरे केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, यह गंभीरता दिखाता है डॉक्टर सुनील कौशिक, और इसीलिए तो पार्टी राज्य भर राज्य जीत दर्ज कर रही है। विपक्ष कहां चूक रहा है आपके नजरिए से? क्या मुद्दों को नहीं पकड़ पा रहा है, या फिर विपक्ष ने सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता, और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसके आगे सब कुछ फेल है? क्या मानते हैं आप? देखो पंत साहब, चुनावी मोड में तो हर पार्टी को रहना ही चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी सारे इलेक्शन जीत रही है, तमाम इलेक्शन हारी भी है। चाहे पश्चिम बंगाल को लेकर के देखो, चाहे दिल्ली को लेकर देखो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसा नहीं है कि हारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता के बीच सक्रियता रहना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, छोटी छोटी चीजें सेकंडों में जनता तक पहुंचती हैं। पहले केवल कुछ ही माध्यम हुआ करते थे। जब हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे तो अखबार थे, अखबार में जो छपा जनता ने पढ़ा और वो मान लिया। लेकिन अब छोटी छोटी चीजें, स्ट्रिंग हो रहे हैं आपके, कहाँ निकल रहे हैं, कैसे रैलियां हो रही हैं, कैसे कनेक्ट आप हो रहे हैं, सारे तमाम ऐप ऐसे आ गए हैं। तो अब आप तो खिलवाड़ नहीं कर सकते लोकतंत्र के साथ जो पहले चलता था। पहले हमने भी देखा है कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, हम लोगों के ऊपर भी फायरिंग कई बार हुई है, 2-3 बार हम लोग भी बचे हुए हैं। जब डीएमएसएस के साथ जाते थे तो कैसे डिब्बे लूटे जाते थे, और कैसे कट्टे धर के, रिवॉल्वर धर के ठप ठप मोहर लगाई जाती थी। वो चीजें अब नहीं है। तो ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा, सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं मैं, कि जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, जनता के बीच सक्रियता नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस की बात करो तो प्रियंका गांधी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो मुझे दिखता था, जब हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे, हर क्षेत्र से उनके पास एक गद्दावर नेता होता था, हर एक जाति से उनके पास नेता हुआ करता था। और रैलियां जब होती थी उनकी, तो मुझे लगता है कि सारी जिम्मेदारी जो उन नेताओं को होती थी किस तरीके से। लेकिन अखिलेश जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से मुझे लगता है कि क्षेत्रवाद जो नेता होने चाहिए तो उन नेताओं की कमी समाजवादी पार्टी में है, ये बात माननी पड़ेगी। एक व्यक्ति, एक नेता सब कुछ नहीं कर सकता है। शिवपाल यादव जी जैसे व्यक्ति जो जहां समाजवादी पार्टी का जहां नेतृत्व किया, गठन किया, जहां उन दिनों के साथी वो रहे, उनको क्या किया? आप चुनाव के समय पे आप आकर के चले जाएंगे। कई बार आपने कहा सवाल ही पैदा नहीं है, हम गठबंधन करेंगे। 2017 में जाते जाते किस तरीके से इस प्रदेश की जनता ने एक मुख्यमंत्री को रोते हुए देखा, किस तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया कि मुझे चलाने नहीं देगी सत्ता, मैं तो केवल मोहरा था, चला तो नेताजी रहे थे या कुछ और लोग चला रहे थे। तो ये सब जनता समझती है इस बात को लेकर के कि जब
17 का साइकिल रैली थी। इस प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव पर विश्वास किया था और ये चर्चा थी इस बात की जब हम लोग फील्ड में जाते थे कि एक नया लड़का आया है, बाहर से बढ़ के आया है, देश प्रदेश का विकास कर देगा। ये बहुत सारे जो गांव के जो लोग होते थे कहते अरे साहब बहुत काम करेगा। मुलायम सिंह जी नेताजी पढ़े लिखे नहीं थे, इंग्लिश उनको नहीं आती थी, ये सब समझेंगे, अधिकारी इनको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, ये सारी चर्चाएं होती थी। लेकिन वही व्यक्ति जब लास्ट के समय पे मंच पर रोते हैं और कहते हैं किस तरीके से मुझे चीफ सेक्रेटरी को लेकर के, डीजीपी को लेकर के, मंत्रियों को बचाने के लिए जो क्या इस प्रदेश की जनता ने देखा, वो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने विकास नहीं किया, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास नहीं हुआ, लेकिन ये सब प्रदेश की जनता नहीं देखना चाहती कि जिस पर नेतृत्व कर रहे हैं उस तरीके से उसके जिम्मेदारी बनती है। एक सख्त प्रशासक के रूप में उनको होना चाहिए था, वो समाजवादी पार्टी में कमी है। अब बीजेपी की आप समीक्षा कर लिए, बीजेपी में आपने देखा ना कि 38 ब्राह्मण नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। ये पूरे प्रदेश में है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है। नाराज क्यों है ये सारे लोग जानते हैं, कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में नियुक्तियों में किस तरीके से रहा। ऐसे थोड़ी है कि 2 महीने में ब्राह्मण लोग नाराज हो गए। तो ये सारी चर्चाएं हैं कि केवल आप जो भी आएगा 2007 में यदि मायावती को ब्राह्मणों ने साथ दिया तो केवल वहां किसकी चली, क्या ब्राह्मण वहां से छट के फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, समाजवादी पार्टी के साथ भी ब्राह्मणों का वो हुआ, फिर बीजेपी के साथ आ गया, फिर क्या हुआ। तो ये अब नहीं चलने वाला है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। छोटी छोटी चीजें, चाहे आप पंचम तल में मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्ति कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय में जो आदेश हो रहा है वो जनता के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे तत्काल सेकंडों में चीजें पहुंच जाती हैं। तो अब लोकतंत्र में जवाबदेही हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो जवाबदेही निहित की है उससे अब नेता बच नहीं सकते, सत्ता तक वही पहुंचेंगे जो जनता के लिए। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सक्रियता बनी रहनी चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, सक्रियता है क्या आपके पार्टी के, आपके नेताओं में? क्योंकि प्रियंका गांधी के अलावा तो कोई उत्तर प्रदेश में नजर आ नहीं रहा है। फिर आप कहते हैं सरकार को हम चुनौती देंगे, मुद्दों को उठाएंगे, कैसे होगा? पंत जी, मैं पहले अपने मिश्रा जी की बात का जवाब देता हूँ। एक शायर है परवीन शाकिर, उन्होंने कहा है कि मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब बोलेगा। अब आते हैं मैं विषय के ऊपर कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तभी आज चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी जी विपक्ष की भूमिका निभाकर अगर किसान के घर जाती है और एक निम्न वर्ग के घर पहुंचती है, इसलिए चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और एक नारी की सशक्तता से आवाज उठा रही है तो चर्चा हो रही है। और कांग्रेस का जनाधार कमजोर जरूर है। अगर 2 सीट वाली पार्टी अगर आज सत्ता के अंदर आसीन है तो वो घमंड के चूर को अपने नीचे उतार ले, क्योंकि देश की जनता और प्रदेश की जनता सत्ता में लाती है, वो कोई भी सरकार हो, और सरकारों को बदलना। नहीं, चंद्रमोहन जी, सवाल ये था, डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने भी जो सवाल उठाया था कि बीजेपी पूरा जोर लगा देती है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं। आपके नेता कहाँ हैं प्रियंका गांधी के अलावा? वरिष्ठ नेता कहाँ हैं आपके, जिन पर जनता भरोसा कर सकती है? उनको क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग? हमारी प्रियंका गांधी नेता उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभारी के रूप में उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है और उनकी भूमिका के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस निरंतर अपनी ग्रोथ को करके लेके जा रही है। हम इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, छोटे दलों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और छोटे दलों को साथ लेके कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ के अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो बड़े बड़े नेता 300 सीट जीतने की तो बंगाल में भी बात करते थे, मुखिया की खानी पड़ गई। वो तो मध्य प्रदेश की बात करते थे, वो तो महाराष्ट्र की भी बात करते थे, दिल्ली की भी बात करते थे। 9 इलेक्शन हारी है स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी। किस बात का नेतृत्व? देखिए, बयां होती है चीजें, दौर भी बदलता है। अगर दौर 14 में विपरीत गया था यूपीए सरकार के, तो आज 21 के अंदर भाजपा के विपरीत भी जा रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट सेंटर तक भी जाएगा और जा रहा है। क्योंकि आज मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हम नहीं उठाएंगे, मुद्दे भाजपा के दीवे में वापस आएंगे। देश के अंदर बेरोजगारी, इकोनॉमिक भ्रष्टाचार और किसानों की डबल इनकम करना, महिलाओं की सुरक्षा करना, ये सब मुद्दे उठ रहे हैं। और यही मुद्दे आज लड़कियों लड़ सकती की तरह झांसी के अंदर जिस उत्तर प्रदेश की लड़कियों ने जो बवार आंधी लगाई, वो आंधी इस रूप में आई, जो आंधी धूल तो उड़ा के आई, साथ में नारे लेके आई। तो सचेत हो जाए भाजपा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश का कि नारी हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, एक परिवर्तन की लार पर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में
परिवर्तन की डगर के ऊपर चल रही है। आप ठीक है। देखिए रिजल्ट चुकाने वाले आएंगे और अचंभित रिजल्ट आएंगे। ठीक है आर के मिश्रा जी, मैं चाहता हूं कि चंद्रमोहन शर्मा जी का आप सवाल का जवाब दें, और मेरा भी उसमें एक सवाल है जिसका जिक्र विनय सिंह जी ने भी शुरुआत में किया था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में आज किया कि भ्रष्टाचार की इत्री के जो छींटे हैं उसका क्रेडिट क्यों कोई नहीं लेता उत्तर प्रदेश में। वो तो पूछ रहे हैं ना विनय सिंह जी, समाजवादी पार्टी पूछ रही है, पीयूष जैन का हमसे क्या लेना देना भाई, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग। शंकर जी, यहाँ पर चंद्रमोहन जी बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा जो कि बंगाल में और जगह का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा जो कि 3 सीट हमारे पास बंगाल में थी और 3 से अगर हम 77 पर आए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको हम छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं कहते। जहाँ पर आप मतलब आप तो ये यहाँ पर समझ भी आप सकते थे 70 में आ रहे हो उत्तर प्रदेश में मिश्रा जी, 300 जो आपकी सीटों से 70 पे आ रहे हो, अचीवमेंट उत्तर प्रदेश में भी उतनी होने वाली है इस बार। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं यहीं पर कह रहा हूँ, ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर में जो बातें हो रही है ये बहुत अच्छी बात है। हमारी माता बहनें सशक्त हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन कर्नाटक के जब विधायक इस तरह की बातें करते हैं और जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिए हुए थे विधानसभा के अंदर में, तो वहां पर भी इनको थोड़ा सा नैतिकता जरूर दिखाना चाहिए था। देश की सबसे पहली नेता प्रियंका गांधी ने विरोध करा, उसी की बात महिला सशक्तिकरण के ऊपर में इन लोगों का क्या भाजपा की परिपाटी नहीं है कि लखनपुर के अंदर मारने वाला इसीलिए करने वाले विधायक को साथ लेके घूमे और मंत्री को साथ लेके घूमे, ये कांग्रेस की परिपाटी नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात कहने वाले व्यक्ति सदन में खड़े रहे, ये कांग्रेस मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले मेरे बड़े भाई, मैं बात जो कह रहा हूँ थोड़ा। कहने का मतलब ये है जो कि उत्तर प्रदेश में जनता सब कुछ देख रही है। जहां पर बात है भ्रष्टाचार की, जहां तक बात है, तो हमने उसके ऊपर में हमेशा से ही 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई और आज भी हम अपना रहे हैं। ये जरूर है जो कि 257 करोड़ के ऊपर में पीयूष जैन जी भले ही समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, अपना कलर झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन जनता बिल्कुल समझ चुकी है जो ये 2017 से पहले का जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण भ्रष्टाचारियों के ऊपर हुआ करता था, वो राजनीतिक संरक्षण अब प्राप्त नहीं होगा। ठीक है विनय सिंह जी, अब बोलिए आप। इसीलिए अब ये सब सारे उजागर होंगे। पंत जी, अगर पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी से संबंध है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी साबित क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं लिया करके बताती? सिर्फ कहने से नहीं होता है। हम तो कह रहे पम्मी जैन जो है हमारे पार्टी के एमएलसी हैं और ये झूठ बोलना, उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहते। पहली चीज। दूसरी से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसान परेशान है, आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे इनके जो बीजेपी के किसान हैं वह पूरे फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही इलाज है, वह जब लाल रंग और लाल टोपी देखेंगे तभी भागेंगे। और यह 2022 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो किसानों को भी निजात दिया जाएगा उस दर्द से। जो बेरोजगार आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास खाने का रोटी नहीं है। एक चीज मिश्रा जी आप हमें बता दीजिए कि वह आज इस चैनल पे आप बैठे हैं, ईमानदारी से सत्य बोलिएगा, क्या ऑक्सीजन के वजह से कोरोना काल में मौतें हुई हैं कि नहीं हुई हैं? अगर आप नहीं बताते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कसम खा के बताइए, हुई है कि नहीं हुई है? नहीं ऐसे बता देंगे, आज तक आप कसम मत खिलवाइए, नहीं, ऐसे बोल देंगे। नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, आप हर एक चीज का डाटा प्रस्तुत करते हैं और उसी के ऊपर में विश्वास करते हैं आप। चाहे हम अगर कहें 17% से 4% के ऊपर में बेरोजगारी आ गई तो आप नहीं मानेंगे। मैंने जो पूछा बताइए, मैं बता रहा हूँ विनय जी, बता रहा हूँ। और जहां तक बात है, जब डाटा के ऊपर में आप विश्वास करते हैं तो डाटा तो ऑक्सीजन के लिए तो था ही नहीं कहीं पे। डाटा नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, मैं वही सीधा उत्तर कह रहा हूं। मैं आपको मैं सीधा उत्तर कह रहा हूं विनय जी, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं, मैं सीधा उत्तर दे रहा हूं, मैं सीधा उत्तर दे रहा हूं आपको। हुई है कि नहीं? मैं कह रहा हूं सीधा उत्तर है, सीधा उत्तर है। शहर में एक भी मौत हुई है? सीधा उत्तर दे रहा हूं मैं, सीधा उत्तर दे रहा हूं। जब डाटा के ऊपर में आप विश्वास करेंगे तो ऑक्सीजन के कमी से कोई मौत नहीं हुई। आप इस चीज को समझ लीजिए। आप अब इसीलिए मैंने पंत जी कहा है कि आप कसम खा करके बताइए, जिसके नाम पर आज सत्ता में आसीन है, मैंने कहा उसी का कसम खा के। ये झूठ बोलते हैं, ये लोग ये झूठ बोलते हैं।
ये बहुरुपिया लोग हैं, यह जनता के साथ छल करते हैं, यह जनता के विश्वास के साथ छल करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आज इनके जनसंकल्प यात्रा, यही कारण है आज इनके जनसंकल्प जो यात्रा है, जन विश्वास संकल्प यात्रा, उसमें कहीं विश्वास और कहीं जन दिखाई नहीं दे, क्योंकि जन के अंदर विश्वास नहीं रह गया। इन्होंने ये जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए ना विनय जी, ये जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए ना। जन विश्वास है, जन विश्वास है या नहीं है, ये जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। ये जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए, जनता क्या विश्वास कर रही है, ये जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। आप जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए ना आप विनय जी, जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। आप जन विश्वास यात्रा में हमारे साथ जनता है या नहीं है, ये जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। आप उसकी चिंता न करें, आप उसकी चिंता न करें। नहीं रही है जो भ्रष्टाचारियों का साथ दिया, जिसने माफियाओं का साथ दिया, वो आज हमें ज्ञान बांट रहा है, आज हमें ज्ञान बांट रहा है। जो झूठ का पुलिंदा है वो खत्म हो चुका है। आज वह आक्रोश सड़कों पर आ चुका है। जनता खुद तैयार है आपसे दो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। आप जितना दंश दिया, जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए ना। चलिए ठीक है सर, किसके ऊपर विश्वास करेगी, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, खुद सड़क ये पर जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। आप हाथ करने के ये लिए जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए हमें भी जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए सर। दरअसल बिल्कुल मेरे पास वक्त की कमी है, क्योंकि बहस जब ऐसी होती है तो समझ में नहीं आता है आर.के. मिश्रा जी, चंद्रमोहन जी, विनय जी की कौन क्या बोल रहा है, जनता को भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वक्त इतना ही था मेरे पास। आप लोग शामिल हुए इस चर्चा में, आर.के. मिश्रा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, विनय जी और डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता को तय करना है, मुद्दे अपनी जगह हैं, क्रेडिट लेने की होड़ अपनी जगह है, लेकिन ये देखना होगा उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनती है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।